हेलो विद्यार्थियों, आज हम वर्कशीट नंबर 31 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला पाठ है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जान लें कि राष्ट्रवाद क्या चीज़ है। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र में रहने वाले उसके नागरिकों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हमारे राष्ट्रवाद की परिभाषा है। अब सब बच्चे अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा था। स्टेट 1, 2 और 3। स्टेट 1 और 2 में कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग आते थे, जो कि बहुत ही प्रभावशाली वर्ग था, संपन्न वर्ग था। विशेषाधिकार उनको प्राप्त थे। जबकि जो तीसरा वर्ग था, तीसरा स्टेट, वो एक श्रमिक वर्ग था, जिसको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। सबसे ज्यादा उनका शोषण होता था और टैक्स भी सबसे ज्यादा वही देते थे। जबकि स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोग टैक्स नहीं देते थे। इतना सब कुछ होने पर भी तीसरा वर्ग के पास कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं थे। तो 1789 में जब क्रांति हुई तो उसके बाद एक नई विचारधारा को रखा गया। समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिले, ये विचार रखा गया। समाजवाद की बात की गई, प्रजातंत्र की बात की गई और सभी लोगों को समान संवैधानिक अधिकार देने की बात की गई और साथ ही सभी को वोट देने का अधिकार भी मिले, इसकी बात भी कही गई। 1789 में जब ये क्रांति फ्रांस में हुई तो ये जो विचारधारा थी, ये विचारधारा धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैली। लेकिन उस समय में वहां पर राजतंत्र था अन्य क्षेत्रों में। अब ऐसा तो है नहीं कि 1789 में फ्रांस आजाद हुआ और उसके बाद में जो है सभी राष्ट्र तेजी से आजाद हो गए। कोई भी विचारधारा को अपनाने में समय लगता है। तो ये विचारधारा धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगी और लोग उसके प्रभाव में आने लगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज का उदय हुआ। राष्ट्र राज में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे फैली। यूरोप के जो अन्य क्षेत्र जो राजतंत्र के अधीन थे, वहां पर भी लोग जो हैं राष्ट्रवाद की बात करने लगे, आजादी की बात करने लगे।
राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण होते हैं, पहले हम ये भी जान लें। निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। तो पहले हम बात करते हैं निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो दमनकारी होती है। राजशाही या जो राजा होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, वो सर्वे सर्वा होता है और अपने मनमानी करता है और अपने प्रजा के अधिकारों का दमन करता है। जब ऐसी व्यवस्था होगी तो प्रजा में एक विद्रोह की भावना अपने आप पनपने लगती है, क्योंकि उनमें उनके अधिकार छिन जाते हैं। तो जब भी निरंकुश शासन व्यवस्था होगी तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होना शुरू होती है और यहीं से ही आज़ादी के लिए लोग अपना कदम उठाते हैं। हमारे देश के अंदर भी जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, निरंकुश शासन व्यवस्था थी और हमारे यहाँ पर उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में दखलंदाजी शुरू कर दी थी, हमारे अधिकार छीन लिए थे, हमारा दमन कर रहे थे, तो धीरे धीरे हमारे देश के अंदर भी राष्ट्र प्रेम की चेतना पैदा हुई थी, जो कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जरूरी था। तो यही बात जो है यूरोप के राष्ट्रवाद पर भी लागू होती है। उसके बाद है उदारवादी विचारों का प्रसार। समाज में जब उदारवादी विचारधारा पनपने लगती है तो वो समाज को एक दिशा देती है, समाज के लोगों में बराबरी की बात करती है, विशेषाधिकार के विरुद्ध वो बात करती है, वो कहीं ना कहीं शोषण, दमन उसके विरुद्ध होती है। तो उदारवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा जिसमें सभी जो समाज के लोग हैं वह उनको समान अधिकार मिले, कोई शोषण ना हो, दमन ना हो, तानाशाह या राजतंत्र जैसी व्यवस्था ना हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात की जाती है। तो यह भी राष्ट्रवाद के उदय के लिए जरूरी होती है। फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। विद्यार्थियों, अगर मुझसे आपसे स्वतंत्रता छीन ली जाए, समानता का अधिकार हमसे छीन लिया जाए तो हमें कैसा लगेगा? जी हाँ, जाहिर सी बात है, हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। तो जिस भी समाज में वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे अधिकार छीने जाते हैं, उनका दमन किया जाता है, तो वहाँ की जो नागरिक हैं, वहाँ की प्रजा है, वहाँ के लोग हैं, वह फिर आज़ादी की बात करते हैं। वे चाहते हैं कि इस तरीके की शासन व्यवस्था खत्म हो, उसको उखाड़ फेंका जाए। ऐसे लोगों में अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए, एक नई शासन व्यवस्था को लाने के लिए उनकी जो इच्छा है वो बलवती होनी शुरू होती है। हमारे देश के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारी स्वतंत्रता, समानता के अधिकार छीने गए थे, उसको आप याद कीजिए। तो बिल्कुल यही स्थिति यूरोपीय देशों में भी थी। वहाँ पे जो राजा का तंत्र था, राजतंत्र या तानाशाह सिस्टम था, उसमें लोगों के अधिकार छीने गए, स्वतंत्रता छीनी गई, समानता के अधिकारों से वंचित किया गया। तो जब ऐसा हुआ तो वहाँ के लोग उस व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो गए और उन्होंने उस शासन व्यवस्था को
उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन करने शुरू किए। 1789 की फ्रांस की क्रांति में भी ऐसा ही हुआ था। लुई 16वां उस समय का शासक था, जो कि एक तानाशाह शासक था। उसने लोगों के सभी अधिकार छीन लिए थे और 1789 की क्रांति में लोगों ने उस राजा के विरुद्ध आंदोलन किया था और संघर्ष किया था। इसके बाद शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। हर समाज के अंदर एक शिक्षित वर्ग होता है जो कि उस समाज को एक सही राह दिखाता है, समाज की कमियों को बताता है, समाज के अंदर की बुराइयां, अज्ञानता को वो समाज के सामने लाता है, लोगों को बताता है। अगर हम अपने देश की बात करें, मैं आपको अपने देश और यूरोप दोनों को इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पहले हम अगर अपने देश के परिप्रेक्ष्य में समझे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो हमारे देश के अंदर जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस समय में भी विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले जैसे महान शिक्षित लोग हुए जिन्होंने समाज को राह दिखाई थी। उस समय में भी हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे अज्ञानता थी, तो उन्होंने समाज को एक सही राह दी, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराया और साथ ही जो दमनकारी शासन व्यवस्था थी उसकी कमियों को समाज को बताया। तो ठीक ऐसे ही यूरोप में अगर हम बात करें तो मैस्नी, गैरिबाल्डी, काबूल आदि ऐसे लोग हुए जिन्होंने यूरोप के समाज में एक नई चेतना भरी, ज्ञान का प्रसार भरा, नई अवधारणाएं दी। जैसे रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता नाम की एक किताब लिखी थी। तो इस प्रकार काफी सारी अवधारणाएं आती हैं। तो ये भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण बन जाती है। उसके बाद में राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियों के विचार। फ्रेडरिक सारियो विद्यार्थियों एक चित्रकार थे। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। उस में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। विद्यार्थियों, जब भी हम अपनी कोई अभिव्यक्ति करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से करते हैं। तो इसी प्रकार फ्रेडरिक सारियो, क्योंकि वो एक चित्रकार थे, उन्होंने अपने चित्र के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की उस दौर की। वो दौर था जब निरंकुश राजतंत्र हावी था। तो उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जिसको कहा गया सपनों का संसार। उन्होंने एक ऐसा संसार देखा, अपने चित्रों के माध्यम से उसकी कल्पना की जिसमें सब लोग बराबर हैं, सबको समानता का अधिकार है, सब एक कतार में खड़े हैं और स्वतंत्रता की देवी की वंदना कर रहे हैं। स्वतंत्रता की देवी हमारे देश में भी तो है ना, भारत माता। ऐसे ही हम इसके कुछ प्रतीक मान लेते हैं, तो वहां पर भी स्वतंत्रता की एक देवी, उसकी वो वंदना कर रहे हैं। इसको चित्र में दिखाया गया।
सभी स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। ज्ञानोदय मशाल जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसकी वो एक प्रतीक के रूप में वो बात करते हैं। और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, प्रतिमा है, उसके हाथ में ऐसे अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। अधिकारों के घोषणा पत्र जिसमें सब बराबर हैं, कानून की जिसमें बात की गई है, संवैधानिक अधिकारों की बात की गई है। तो इन सब के बारे में इसमें फिर और आगे कहा गया है, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं। उन्होंने अपने चित्र के माध्यम से दिखाया कि जो भी निरंकुश जो ताकतें हैं वो सब ध्वस्त हो गई है, बिखरी पड़ी है। तो ये उनकी अपनी एक कल्पना थी। तो इस प्रकार जब उन्होंने सारियों ने इस तरीके की जो कल्पना करी तो उसको नाम दिया गया कल्पना दर्श, यूटोपिया। तो ये उनकी अपनी एक कल्पना का एक चित्र के माध्यम से उनकी अपनी एक अभिव्यक्ति थी। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। 1789 की फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। 1789 में फ्रांस आजाद हुआ, ये हम सब जानते हैं। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के लिए राष्ट्र का गठन होगा और वे ही अपनी नियति तय करेंगे। शुरू में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। उसके बाद में नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और यह सब एक राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के समान कानून की बात करी। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्र की साझा भाषा, जो वहां की अपनी भाषा थी, उसको अपनाया गया। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी जिसमें लोगों ने इन सब चीजों को अपनाया और निरंकुश तानाशाह जो व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंका। दूसरा है कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी, प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं, यह किस बात का प्रतीक है। निरंकुश शासन व्यवस्था अभी हमने बात करी है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक अपनी मनमानी करता है, दमनकारी व्यवस्था होती है, प्रजा के अधिकार छीन लिए जाते हैं, उनके स्वतंत्रता के अधिकार, उनके समानता के अधिकार, उनकी बोलने की अभिव्यक्ति, ये सब छीन लेते हैं। अरे आजकल आप ये क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग की आप समाचारों में सुनते होंगे, एक तानाशाह है ना, वहां पर भी देखो लोगों की जो है सारे अधिकार छीने गए हैं। तो ऐसा ही कुछ यूरोप
के अंदर जो कई देश थे वहां पर ऐसी शासन व्यवस्था थी। तो इसके बारे में आपको लिखना है। फिर प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष क्यों बिखरे हुए थे, यह किस बात का प्रतीक था। अब प्रतिमा के सामने जब फ्रेडरिक सारू ने जो चित्र बनाए थे, प्रतिमा अभी हमने बात की है कि उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। सभी जो लोग हैं वो एक कतारबद्ध होकर के देवी, स्वतंत्रता की देवी की वंदना कर रहे हैं। और निरंकुश जो विचार हैं वो सब बिखरे पड़े हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि लोग आजादी चाहते हैं, लोग समानता की बात करते हैं, लोग तानाशाह दमनकारी व्यवस्था को हटाना चाहते हैं। एक ऐसा संसार, एक ऐसी दुनिया जिसमें सब बराबर हो, सबको अधिकार मिले, उसकी बात करना चाहते हैं। तो ये उसका प्रतीक है। निरंकुश प्रतीकों को ध्वस्त कर दिया गया, यानी अब जो लोग हैं वो उसको नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं। तो इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद में देखिए 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। तो ये विद्यार्थियों, अगर आप ये जो आप कर रहे हैं इसमें दूसरे पैराग्राफ के अंदर ये दिया हुआ है, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत को में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। तो ये आप इसमें लिखेंगे। आगे देखिए, फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की प्रमुख विशेषता की पहचान कीजिए। तो फ्रेडरिक सारियो, जैसे कि हम लोग सार तो समझ ही चुके हैं कि फ्रेडरिक सारियो ने जो चित्र बनाए थे उसमें उसने निरंकुश व्यवस्था को हटा करके एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की थी कि जिसमें सभी लोग में समानता हो, सबको अधिकार मिल सके, सब मिलजुल करके रह सके। तो इसके बारे में उसके विचार ये देखिए, ये यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप लिख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सुनिए। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र के सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त बिखरे हुए हैं। तो यही, इसको आप जो है अपने शब्दों में लिखेंगे। तो ये विद्यार्थियों आज की वर्कशीट थी। आप इसको आशा है करेंगे, और मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। और बाकी आपको ये पाठ भी पढ़ना है। इसके बाद जो अगली वर्कशीट है वो मैं परसों आपको भेजूंगा, और उससे संबंधित जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उसको मैं इसी प्रकार आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी पाठ को भी पढ़िए और साथ में वर्कशीट करने का प्रयास कीजिए, लेकिन किताब की भाषा का प्रयोग नहीं करना, अपने शब्दों में लिखना है, अपनी अभिव्यक्ति लिखनी है और वर्कशीट बहुत अच्छे से करनी है। हमें प्रश्न क्या कह रहा है उसको अपने शब्दों में लिखना है, ना कि किताब की भाषा में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, बाय, अपना ध्यान रखना।